गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, मेजर मैं करा चुकी थी जिसमें फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ना तो एक्सेस डिमांड हो ना ही डेफिशिएंट डिमांड हो, तो दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किसकी है? गवर्नमेंट की पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है? आरबीआई की पॉलिसी। तो इनके माध्यम से इकोनॉमी में क्या लाई जाती है? स्टेबिलिटी लाई जाती है। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की कौन सी? फिस्कल मतलब ही रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से लिया जाता है। मतलब ही रेवेन्यू और लिया जाता है। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है। अब एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड, इसमें के अंतर्गत ये फिस्कल पॉलिसी में रेवेन्यू या हम एक्सपेंडिचर की बात करें, या तो इंक्रीज कर देती है या फिर क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। और इस प्रकार स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश की जाती है। जैसे सबसे पहले इसमें आ जाता है कंपोनेंट ऑफ पॉलिसी। क्या क्या है इसके अंतर्गत? सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि हमने सुना ही था, हमने पढ़ा भी है। जीडीपी है, एग्रीगेट डिमांड है, उसमें गवर्नमेंट भी क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसे मैंने आपको लाइन अंडरलाइन भी करा दी थी, ये लाइन लिखना जरूरी है। एक्सपेंडिचर किस किस पर करती है? पब्लिक वर्क प्रोग्राम पर, रोड डैम ब्रिज कंस्ट्रक्शन कार्य पर, एजुकेशन पब्लिक वेलफेयर पर, हॉस्पिटल फैसिलिटी पर, ठीक है, डिफेंस के लिए, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देने के लिए प्रोड्यूस गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है। अब आपको यहाँ क्या बताना है? एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में एक्सपेंडिचर का क्या होता है, ये सारा लिखने के बाद जैसे यह क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या रोल है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। पीछे क्वेश्चन भी पढ़िएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है जैसे लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो पहले आप लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर हैं। फिर आप क्या बताओगे? एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड क्यों है? क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। लोग मतलब इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा, अब चाहे खर्चा कोई भी कर रहा हो, ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा, इसलिए एक्सेस डिमांड है। डिमांड क्यों ज्यादा है? कहीं ना कहीं मनी ज्यादा है, इकोनॉमी में मनी ज्यादा है, इसलिए क्या किया जा रहा है? खर्चा किया जा रहा है। तो एक्सेस डिमांड का मेन रीजन ये है कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, इसलिए एक्सेस क्या आ गई? एग्रीगेट डिमांड। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, अभी चाहे ये सारे ही एक्सपेंडिचर। अब एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड थी ही इसलिए क्योंकि डिमांड ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है। तो एक्सेस डिमांड की स्थिति में एक्सपेंडिचर क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस। एक्सपेंडिचर रिड्यूस यानी एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस। तो बस एक्सेस जो थी ये एक्सेस जो थी ये डेफिशिएंट यानी लेवल पर आ जाएगी अपने। सेकेंड, अगर डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है तो आप क्या बताओगे? डेफिशिएंट डिमांड क्यों है? डेफिशिएंट डिमांड इसलिए क्योंकि डिमांड कम है। डिमांड कम क्यों है? क्योंकि खर्चे कम है। तो यहाँ तो खर्चों को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर दिए जाएंगे? इंक्रीज कर दिए जाएंगे। सारे एक्सपेंडिचर ये जो सारे हैं इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, इनको इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार इकोनॉमी में क्या बनाई जाती है? स्टेबिलिटी बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्सेस। टैक्सेस बेटा ये रेवेन्यू हो गए, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा है? फिस्कल पॉलिसी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है। अभी एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ लिया। रेवेन्यू मतलब आय। आय कैसे आ रही है? ये रहा ना टैक्स, टैक्स से आय आ रही है। जब गवर्नमेंट आय ले जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा? नहीं बचेगा, तो हम खर्चा भी नहीं करेंगे। तो टैक्सेस कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है हाउस होल्ड को, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस की बात की गई है। अब हाउस होल्ड पर अगर टैक्स बर्डन बढ़ा दिया जाए, आप देखिए, पर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा चुकी थी। आप थोड़ा सा खुद अंदाजा लगाइए। एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड इसलिए है क्योंकि लोग डिमांड खर्च ज्यादा कर रहे हैं। खर्च ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास क्या है? मनी है। लोगों के पास क्या है? मनी है। तो इस मनी को ले लो, इस मनी को कम कर दो। अगर मनी कम हो जाए तो डिमांड भी, जो एग्रीगेट ये डिमांड है, डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड की स्थिति, ठीक। तो अब एक्सेस डिमांड में आप टैक्सेस के बारे में क्या बताओगे? जब एक्सेस डिमांड है तो टैक्स क्या कर दिए जाते हैं? हाई कर दिए जाते हैं, यानी पॉजिटिव रिलेशन हो गया यहाँ। एक्सेस डिमांड में टैक्स हाई कर दिए जाएंगे। हाई टैक्स का क्या होगा रिलेशन? टैक्स हाई यानी टैक्स ज्यादा कर दिए तो लोगों की आय जो है, आय का ज्यादा पार्ट खर्च हो, आय का ज्यादा पार्ट किस में चला जाएगा? टैक्स के रूप में। और डिस्पोजेबल इनकम मतलब
टैक्स देने के बाद जो आय बचेगी वो कम बचेगी, कम बचेगी तो फिर कैसे खर्चा करेगा व्यक्ति, नहीं कर पाएगा, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्थिति ठीक हो जाएगी एक्सेस डिमांड की। ऐसे डेफिशिएंट डिमांड में पूछा जाए एक्सेस डिमांड का पता है तो रिवर्स कर देना। डेफिशिएंट डिमांड इसलिए है डिमांड ज्यादा नहीं कर रहे, डिमांड क्यों नहीं कर रहे, मनी नहीं है लोगों के पास, मनी लेकर आओ, कैसे लेकर आएंगे मनी, गवर्नमेंट क्या रोल अदा करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं, गवर्नमेंट अपने टैक्स के माध्यम, टैक्स का एक रोल अदा करेगी, टैक्स इंस्ट्रूमेंट का यूज करेगी, कैसे, टैक्स को कम कर देगी, बस कम कर देगी तो क्या होगा, अब डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बच जाएगी लोगों के पास, जैसे इनकम बचेगी तो हमारे देश में हमने पढ़ा ही था अभी कि लोग डिमॉन्स्ट्रेशन ज्यादा करते हैं, दिखावा बहुत ज्यादा चलता है, लोग रिच रहने की कोशिश करते हैं, रिच पर्सन की तरह जीना चाहते हैं, सभी की इच्छा होती है, ठीक है, नेचर है ये व्यक्ति का और फैक्ट है। जब हमारी आय बढ़ जाती है तो हम बेटा जितना लग्जरी हो सकते हैं उतना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कि हम सेविंग ही सेविंग कर रहे हैं, सेविंग भी करते हैं लेकिन जितना भी हो सके हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब आय बचेगी तो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड ठीक हो जाएगा। इसके बाद आता है पब्लिक डेट यानी पब्लिक से उधार, ठीक है, पब्लिक से उधार। तो एक्सेस डिमांड में क्या किया जाएगा, एक्सेस डिमांड में पब्लिक, एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा इसलिए है लोग खर्चा कर रहे हैं, लोगों के पास यानी मनी है तो मनी ले लो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोविंग लेगी, ठीक है, पब्लिक से ज्यादा बोरोविंग लेगी, उनको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रदान करेगी, ठीक है, अच्छी स्कीम निकालेगी ताकि वो ज्यादा मनी इन, एक तरीके से ये इनका तो इन्वेस्टमेंट है, अपनी सेविंग को यहाँ तक पहुंचा दे, ठीक है। इस प्रकार एक्सेस डिमांड की स्थिति ठीक हो जाएगी। ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड में क्या करेगी, डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड है क्योंकि डिमांड इसलिए कम है, पैसे ही नहीं है, तो क्या करेगी, यहाँ सिर्फ आपको ये बताना है लोगों से लोन, लोगों से ऋण यानी लोगों से लोन, तो लोगों से लोन लेना क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है, जहां आसान अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी अब कम देगी, बस तो लोगों से कम कोशिश करेगी लेने की, बस तो डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी रहेगी, अब कहीं ना कहीं लोगों की प्रवृत्ति तो रहेगी कि अब खर्च करेंगे। चलिए ये था। इसके बाद आता है नेक्स्ट बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, आरबीआई से उधार। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से उधार किस लिए लेती है भाई, उधार क्यों लेगी आरबीआई, आरबीआई के पास पूरी अथॉरिटी है, ठीक है, जो करेंसी है वो जारी करती है, हमारे नोट जारी करती है, और गवर्नमेंट है उधार लेती है इससे। अब गवर्नमेंट उधार लेके क्या करेगी, गवर्नमेंट को क्या करना है, उधार, उधार किस लिए लेते हैं, उधार लेते हैं हम हमेशा खर्च करने के लिए। अगर मैंने भी किसी से उधार लिया, मैं क्यों लूंगी उधार भाई, मुझे किसी व्यक्ति से उधार लेने की जरूरत क्यों होगी, जब मैं खर्च करना चाहूंगी, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करना है, तभी तो मैं उधार लूंगी, यूं थोड़ी उधार लेकर अपने घर में लेकर बैठी हुई उसे, ऐसा नहीं होता है। उधार इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि उसे खर्च करना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर कौन सी स्थिति है, एक्सेस डिमांड, कौन सी स्थिति है, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा इसलिए है क्योंकि खर्चा ज्यादा है, खर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि मनी ज्यादा है, तो बस आरबीआई से उधार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और डेफिशिएंट डिमांड में आरबीआई से क्या लेगी, ज्यादा उधार लेगी और इकोनॉमी में उसको फ्लो कर देगी। ये है बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, थोड़ा सा समझ कर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखिए ये मैं लास्ट वाला फिर करा देती हूँ, बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई इज अनदर एलिमेंट है फिस्कल पॉलिसी का, इट इज इंक्रीज, ये इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि डिफ्लेशन है, डिमांड कम है, डिमांड बढ़ाना है, तो आरबीआई से लोन लेगी, लोन लेकर आगे फ्लो करेगी, इकोनॉमी में खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है, और इस प्रकार हाई बोरोविंग रिलीज ग्रेटर लिक्विडिटी, ज्यादा बोरोविंग ले लेगी और लिक्विडिटी मतलब कैश जो है इकोनॉमी में फ्लो कर देगी, इस प्रकार डिफ्लेशन गैप ठीक हो जाएगा। और बोरोविंग कम कर देगी कब, जब लिक्विडिटी को रिड्यूस करने की जरूरत है इकोनॉमी में, यानी इकोनॉमी खर्चा कम करने की जरूरत है, तो बोरोविंग भी कम लेगी, बस इन्फ्लेशन की स्थिति क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये बेटा चार जो है इसके कंपोनेंट हैं, किसके, यानी एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए कौन सी फिस्कल पॉलिसी परस्यू की जाती है, फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है, ये था। इसके बाद बेटा हॉट्स क्वेश्चन, ये सारा वही है जो अभी पढ़ाया है
कि फिजिकल मेजर इस तरीके से भी आ जाता है बेटा, फिजिकल मेजर वुड यू रिकमेंड टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, किस प्रकार डेफिशिएंट डिमांड को आप ठीक करोगे फिजिकल मेजर द्वारा। तो सारे जो पॉइंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्स है, ठीक है, लोगों से उधार है, आरबीआई से उधार है, इनको सिर्फ आपको डेफिशिएंट डिमांड के संदर्भ में बनाना है, बताना है। एक्सेस डिमांड के बारे में नहीं लिखना, लिख भी दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड के बारे में ही पूछे वो नहीं लिखा तो फिर भूल जाइए, नंबर मिलेंगे आपको कुछ, ठीक है। जो एक दो ठीक है मिलेगा तो मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन सी होती है बता दिया, तो कुछ मिला, लेकिन यहाँ फिलहाल पूछा गया है डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति बताइए। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस क्या है। पहले तो आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर ही फोकस किया करेंगे। चलिए अब आते हैं इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। We have already described the component of monetary policy and the way these are used to correct the situation of excess demand, inflation and deficient demand. हम एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो लेसन जो मैंने वीडियो बना के भेजा हुआ था उसमें हम डिस्कस वैसे कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। लास्ट टू लास्ट लेसन अगर आप देखेंगे तो वो इसी के बारे में है, जिसमें सारी ही रेट गिवन है। कोई बात नहीं, यहाँ एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पर इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप को चैप्टर 6 में किस तरीके से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करती है मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर वी प्रेजेंट अ ब्रीफ समरी ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। अगर ब्रीफ समरी देखने तो चैप्टर 6 की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम बहुत कम पढ़ेंगे इसके बारे में। कम पढ़ने का मतलब केवल एक मीनिंग के साथ बस हम ये बता देंगे एक्सेस डिमांड में क्या करना है, डेफिशिएंट डिमांड में क्या करना है, लेकिन मैं मीनिंग भी आपको क्लियर कर ही दूंगी क्योंकि भूल गए होंगे चैप्टर 6, ठीक है, काफी दिन पहले पढ़ा था। चलिए अब सीधा आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। देखिए क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन लागू करता है, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को परस्यू करता है, ठीक है, इसमें जो है लागू करता है और इसका एक्सेस डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड को इसके माध्यम से ठीक करता है। और आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई जो है मेन एक सेंट्रल बैंक हो गया, बैंकों का बैंक है, सारे बैंकों का अकाउंट भी तो यहाँ है, जैसे हमारा अकाउंट, हम ये व्यक्ति है, ठीक है, ये देखो एक व्यक्ति बना दिया मैंने, ठीक है, इसकी आंखें आईज भी बनाई देती हूँ ताकि लगे एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति है, इसका अकाउंट कहाँ खुला होता है, बैंकों में खुला होता है, चलो एक बैंक भी लिख देती हूँ मैं, ये है, इसका अकाउंट कहाँ खुला होता है, बैंक में खुला होता है। बैंकों के भी तो कहाँ ही अकाउंट होंगे, बैंकों का कहाँ अकाउंट होता है, आरबीआई के पास अकाउंट होता है, ठीक है। तो बैंक किसको लोन देता है, हम, ये देखिए हम है, ये प्यारी सी जो हमने फेस बनाया है ये सब हम है, ठीक है। तो बैंक है, बैंकों से उधार हम लेते हैं, बैंक किससे उधार लेता है, आरबीआई से उधार लेता है। तो इस प्रकार, क्योंकि आरबीआई तो बेटा इसको पूरा अथॉरिटी है, ठीक है, नोट जारी यही करता है, प्रिंट यही करता है, तो आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है और बैंक हमें लोन देता है, फिर हम बाहर खर्च कर देते हैं और एक्सेस डिमांड हो जाता है। अब इस प्रकार आरबीआई क्या करता है, देखता है कि ठीक है, आरबीआई ये देखता है कि ये जो व्यक्ति है यानी हम सारे, चाहे वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर कोई भी है, अब चाहे वो गवर्नमेंट भी हो, कोई भी है, ठीक है, फिलहाल इतना समझिए कि हम सब है इकोनॉमी में जो भी रह रहा है, एक्सेस डिमांड है यानी इकोनॉमी में मनी का बहुत फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो यानी खर्चे के रूप में हो रहा है। फिर आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई कहेगी मनी कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं बैंकों से भी तो आ रहा होगा, लोग लोन ले रहे होंगे, प्रोड्यूसर लोन ले रहा होगा। तो आरबीआई क्या कर देती है, बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि अब जो आप लोन देंगे, जो अब आप क्या दोगे, लोन दोगे, उनकी जो इंटरेस्ट होगी वो क्या कर दी जाएगी, ज्यादा कर दी जाएगी, ताकि जब आप लोन लेंगे तो आपको लगेगा इंटरेस्ट तो ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो आप ऑटोमेटिक लोन कम लेंगे तो बाहर खर्चा कम होगा, एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में होता है। तो बेटा ये एक सर्कल चलता रहता है और इस तरीके से ठीक की जाती है डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी रेट होती है। तो देखें, सबसे पहले है बैंक रेट और रेपो रेट, ठीक है। हाँ एक बार और बता देती हूँ बेटा, आरबीआई जो है 1991 से पहले, ठीक है, आरबीआई किसका रोल अदा करता था, कंट्रोलर का रोल अदा करता था, ठीक है। अब 1991 के बाद अब ये फैसिलिटेटर का काम करता है, फैसिलिटेटर, ये मैंने वीडियो में बताया था। आरबीआई कंट्रोलर का काम कैसे करता था 1991 से पहले, ठीक है।
कंट्रोलर काम इस तरीके से करता था कि सारे बैंकों पर कंट्रोल इसका होता था। कंट्रोल अभी भी है, ऐसा नहीं, लेकिन एक कहते हैं ना मोनोपोली सी बन जाना, वो वाला कंट्रोल होता था। यानी आरबीआई ने जैसे कह दिया वैसे ही करना है सब बैंकों को, ऐसा कंट्रोल था। यानी अब क्या काम करता है? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर बस ये थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देता है, गाइडलाइन जारी कर देता है कि आपको अब जो आप इकोनॉमी में मनी का फ्लो करोगे, रेट उस पर इंक्रीज करनी है। आपको रेट क्या करनी है? इंक्रीज। कितनी रेट इंक्रीज करनी है? अब डिपेंड करता है बैंकों पर। किस पर डिपेंड करता है? अब बैंकों पर डिपेंड करता है कि भाई वो अपनी रेट को कितना इंक्रीज करें, यानी लोगों को जो लोन दे रहे हैं वो कितना महंगा दे। अब ये बैंकों पर डिपेंड करता है, लेकिन महंगा तो देना है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, लेकिन कितना महंगा करना है अब ये बैंकों पर छोड़ दिया गया है। इसे बोलते हैं फैसिलिटेटर। लेकिन पहले क्या था? बैंक इसके लिए भी फ्री नहीं थे। बैंक तो आप यूं कहे एक पपेट का काम करते थे, यानी कठपुतली की तरह काम करते थे, ठीक है। कंट्रोलर था, आरबीआई ने कह दिया हाँ जी इतने परसेंट ही आपको अब इंटरेस्ट रेट रखनी है, तो वो ही रखनी पड़ती थी। बैंकों का कोई ये कहिए कोई खास रोल अदा नहीं था। अब बैंक को फ्री कर दिया है। बस बैंक को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हाँ जी अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, कितनी बढ़ानी बैंक बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए, कितना कम, तो वो बैंक कम करेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि अब वो फैसिलिटेटर का कार्य करता है, क्योंकि फ्रीडम है यहाँ पर। अब चलिए, तो अब हम पढ़ लेते हैं बैंक रेट और रेपो रेट क्या है। बैंक रेट और रेपो रेट आर रेज बाय आरबीआई। देखिए बैंक रेट होती है, एक रेपो रेट है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी मैं, डिटेल में बहुत ज्यादा जाना है तो पीछे जाइएगा, लेकिन फिर भी जो अप्रोक्स इससे एक मीनिंग है वो मैं यहाँ करा दूंगी। बैंक रेट और रेपो रेट क्या है बेटा? बैंक रेट है, रेपो रेट, ये दोनों वो रेट है जब कमर्शियल जो बैंक है, ठीक है, यानी बैंक आरबीआई से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, तब जो रेट होती है, आरबीआई क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। किसको? बैंकों को। किनको दे रहा है? कमर्शियल बैंकों को। चलो बैंक ही लिख देती हूँ केवल। आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है। लोन दे रहा है तो फ्री में तो देगा नहीं, ठीक है, फ्री में तो देगा नहीं। क्या देना पड़ेगा बैंक को? इंटरेस्ट। जब वो जिस जिस रेट पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो वो दो रेट होती है, या तो बैंक रेट या फिर रेपो रेट। फिर देखिए, बैंक अगर आरबीआई से लोन ले रहा है, बैंक किससे लोन ले रहा है? आरबीआई से लोन ले रहा है, ठीक है। इमिडिएटली उसे लोन चाहिए, इमिडिएटली लोन चाहिए। अगर बैंकों को आरबीआई से तुरंत लोन चाहिए बिना कोलिटरल, ठीक है, यहाँ पर कोई कोलिटरल कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तब जो रेट लगती है वो बैंक रेट होती है, ठीक है। इमिडिएटली जब लोन लेना है तब ये यूज किया जाता है बैंक रेट का, अदरवाइज नहीं होता है बैंक रेट। बैंक रेट हाई होती है रेपो रेट से। इसके बाद आता है रेपो रेट। क्या है? बैंक जब वही आरबीआई से लोन ले रहा है, ठीक है, इमिडिएटली नहीं ले रहा, बैंक ने बस कहा है आरबीआई से कि मुझे क्या लेना है? लोन लेना है, ठीक है। बदले में बैंक क्या रखेगा? एक सिक्योरिटी भी रखेगा। सिक्योरिटी क्या करेगा? आरबीआई के पास रखवाएगा, ठीक है, क्योंकि लोन जब आरबीआई दे रहा है तो वो कहेगा सिक्योरिटी दीजिए। जैसे आप बैंकों में जाते हो लोन लेना है तो भाई जैसे वहां भी कुछ सिक्योरिटीज शो करनी पड़ती है, ऐसे ही बैंक जब आरबीआई से लोन ले रहा है, आरबीआई ने लोन दे दिया और बैंकों ने क्या शो कर दी? सिक्योरिटी शो कर दी, ठीक है, सिक्योरिटी दे दी आरबीआई को। सिक्योरिटी कौन सी बेटा? वो जनरली आपने टी बिल पढ़ा है ना, ट्रेजरी बिल, वो जो यूज की जाती है ज्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार बैंकों आरबीआई ने तो यहाँ पे कोलिटरल, रेपो रेट में कोलिटरल यानी सिक्योरिटी यूज होती है, बैंक रेट में सिक्योरिटी यूज नहीं होती है। ये इमिडिएटली, ये कम यूज होता है बैंक रेट। इमिडिएटली जब लोन चाहिए तुरंत ही, तो बैंक रेट के हिसाब से दिया जाता है लोन। और रेपो रेट जो है इमिडिएटली नहीं, लेकिन बैंकों को आरबीआई से लोन चाहिए तो फिर बैंक जो है आरबीआई बैंकों को लोन दे देता है, और जिस रेट पर देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। जो रेट यानी कुछ इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा बैंकों को उसे बोलेंगे रेपो रेट, ठीक है। ये दोनों है, बस दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों में ही क्या है? आरबीआई लोन दे रहा है किसको? बैंक को। आरबीआई क्या दे रहा है? लोन बैंक को, ठीक है। यहाँ पर इतना मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है बेटा इस टॉपिक में। चलिए, लेकिन हाँ, बताने से पहले आपको मीनिंग समझना तो है, ठीक है। जब आ जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते हो तो बेटर है। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। एज अ फॉलोइंग ऑप्शन में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज बाय कमर्शियल बैंक, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग राइज, इट लोअर डिमांड फॉर क्रेडिट लीडिंग। अब बेटा इसको थोड़ा सा समझिए क्या करेगा। एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लिख देती हूँ मैं। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि मनी का फ्लो है। मनी कहाँ से आ रही होगी? बैंक भी तो एक साधन है।
ठीक है, तो आप देखिए अब इसमें क्या करेगा, यहाँ पर सिर्फ बेटा आपको रेट बतानी है, रेट या तो इंक्रीज या डिक्रीज। बहुत सिंपल टॉपिक है ये फिजिकल से भी। आपको यहाँ बस बताना है एक्सेस डिमांड में रेट इंक्रीज, सब में पॉजिटिव रखना है। एक्सेस डिमांड है तो इंक्रीज, यानी इन्फ्लेशन है तो रेट इंक्रीज, डिफ्लेशन है तो रेट डिक्रीज करनी है। बस ये लाइन बांध लीजिए कि आपको यही लिखना है। इन्फ्लेशन है तो रेट इंक्रीज, डिफ्लेशन है तो रेट को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। दोनों ही रेटों को, कोई भी रेट है, आगे भी हम रेट पढ़ेंगे, सबको इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो बेटा बैंक रेट है, रेपो रेट आरबीआई द्वारा यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत बैंक जो है लोन लेता है आरबीआई से, और इसके अंतर जब इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या कर देता है, बैंक रेट और रेपो रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज। इंक्रीज करने से क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है उनको जो लोन मिलेगा वो महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक आम व्यक्तियों को भी क्या देंगे, महंगा देंगे, और बैंक भी कम लोन लेंगे। कम लोन लेंगे और जितना लोन लेंगे लोगों को महंगा देंगे, महंगा देंगे तो लोग लोन नहीं लेंगे, बस तो एक्सेस डिमांड की स्थिति ठीक हो जाएगी। बेटा सर्कल अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझिएगा, लिख लिख कर देखिएगा खुद। ठीक है, पढ़ोगे तो इतना समझ नहीं आएगा, थोड़ा समझ कर करोगे तो आएगा। जैसे देखिए कॉस्ट ऑफ बोरोविंग राइज, क्या लिखा हुआ है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेज बाय कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक मार्केट रेट इंटरेस्ट बढ़ा देता है, यानी कमर्शियल बैंक जो हमें लोग ये इस व्यक्ति को लोन देता है तो वो महंगा दे रहा है, तो इससे कॉस्ट ऑफ बोरोविंग राइज। अब इस व्यक्ति ने अगर लोन लिया है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट मतलब जो इंटरेस्ट देना वो महंगा पड़ेगा। इट लोवर द डिमांड फॉर क्रेडिट लीडिंग टू कट इन कंजप्शन, इस प्रकार लोग डिमांड कम कर देंगे। और बेटा यहाँ पर फिलहाल मैं ये बताना भूल गई, यहाँ पर एक्सेस डिमांड का ही बताना है, केवल किसके बारे में बताना है आपको, एक्सेस डिमांड के बारे में। तो एक्सेस डिमांड में बस आप ये बता दीजिए कि एक्सेस डिमांड के अंतर्गत बैंक रेट रेपो रेट इंक्रीज कर दी जाती है, खत्म। बैंक रेट रेपो रेट देखिए लिखा हुआ है, रेट आर रेज बाय बैंक रेट रेपो रेट, ये आरबीआई द्वारा रेज कर दिया जाता है। जब बढ़ा दी गई है तो कमर्शियल बैंक भी को महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा तो ये बाहर मार्केट में भी कैसा देगा, महंगा ही देगा लोन। इससे बोरोविंग महंगी हो जाएगी लोगों की, और फिर वो क्रेडिट क्या करेंगे, उधार कम लेंगे। कंजप्शन इन्वेस्टमेंट दोनों एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, एडी कम हो जाएगा, बस एक्सेस डिमांड की स्थिति ठीक हो जाएगी, खत्म। ठीक है, ये हो गया। यहाँ खाम मीनिंग बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हम मीनिंग बताएंगे। फिलहाल मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि पता होना चाहिए बैंक रेट रेपो रेट क्या है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो बेटा रेपो रेट था एक, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिसमें आरबीआई लोन ले रहा है। आरबीआई क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, किससे, बैंक से। और बैंक बेटा आरबीआई को लोन देना बहुत पसंद करते हैं, जनरल पब्लिक की बजाय वो आरबीआई को लोन देना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि इसे पता है आरबीआई तो टाइमली पेमेंट कर ही देना है उसे, जैसे भी एक जिस भी टाइम के अकॉर्डिंग हमने दिया है वो टाइम के अकॉर्डिंग हमें विद इंटरेस्ट जैसा भी मिल जाएगा, पूरी श्योरिटी है, पूरी सुरक्षित है हमारा लोन देना। इसलिए ये भी प्रावधान है, इसके अंतर्गत आरबीआई लोन लेता है, किससे, बैंक से। अब बैंक जब लोन दे रहा है, ठीक है, बैंक लोन दे रहा है तो आरबीआई भी सिक्योरिटी देता है, किसको, बैंक को, ठीक है, वही कोलिटरल सिक्योरिटी रखता है, ठीक है, इसमें भी वही टी बिल ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो बैंक जो है लोन देता है आरबीआई को। जब लोन दे रहा है बैंक, जो भी इंटरेस्ट लेगा आरबीआई से वो कहलाई जाती है रिवर्स रेपो रेट। क्या कहलाई जाती है, रिवर्स रेपो रेट कहलाई जाती है, ठीक है। आगे देखें, दिस इंड्यूस, अब सीधा आ जाइए एक्सेस डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी रेज हो जाएगी बेटा, ये भी रेज हो जाएगी, बस ठीक है, यानी ये रेज हो गया, यानी अब आरबीआई को भी, आरबीआई रेपो रेट इज रेज बाय आरबीआई, तो आरबीआई क्या कर देगा, रेज कर देगा। वो आपको लग रहा है जब कि आरबीआई तो इंटरेस्ट भर रहा है और वो इसने रेज भी कर दी, रिवर्स रेपो रेट इसके हाथ में ही है और इसने रेज भी कर दी, और ये बैंकों से कह रहा है लोन दे दो, तो बेटा बैंक देंगे। हालांकि आरबीआई को तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन वो स्थिति को ठीक करने के लिए ऐसे कर रहा है, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दी। इंक्रीज करने से क्या होगा, बैंकों को क्या लगेगा, आरबीआई है, आरबीआई को जो लोन दे रहा है बैंक जिस इंटरेस्ट पर देगा उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज कर दी जाए, आरबीआई कह रहा है मुझे लोन दीजिए, मैं आपको अच्छा इंटरेस्ट दूंगा, तो बैंक क्या सोचेंगे, बैंक की तो प्रवृत्ति यही रहती है कि आरबीआई को लोन ज्यादा दिया जाए लोगों की बजाय। तो जब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में इकोनॉमी में कम करने की जरूरत है, क्या कम करने की जरूरत है, मनी को, लोगों द्वारा खर्च की गई मनी को
तो क्या किया जाता है, आरबीआई क्या कर देता है, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने से क्या होगा, जो बैंक है, बैंकों को लगेगा आम पब्लिक की बजाय तो मैं आरबीआई को लोन दे देते हैं, हम तो आम पब्लिक की बजाय आरबीआई को लोन दे देते हैं। इससे क्या होगा कि बैंकों को तो अपना इंटरेस्ट प्रॉपरली मिलेगा ही, और ज्यादा मिल रहा है तो वो आम पब्लिक, ये जो आम पब्लिक यहाँ पे मैं बना देती हूँ, आम पब्लिक जो खड़ी हुई है इसकी बजाय, ठीक है, किसको दे देता है, आरबीआई को देना पसंद करता है। बस जब बैंक आरबीआई को ज्यादा लोन देगा तो सीधी सी बात है, यहाँ सिंपल बात है, ये लोग जो खड़े हुए हैं यहाँ पर उनको तो लोन कम ही देगा, कम देगा तो बस बाहर इकोनॉमी में कम फ्लो होगा, कम फ्लो होगा तो खर्चा कम, खर्चा कम तो एक्सेस डिमांड की स्थिति ठीक। तो बेटा यहाँ बहुत सिंपल टॉपिक है, सारी रेट इंक्रीज कर देना, खत्म, ठीक है। अकॉर्डिंग लीजर फंडर यूजर सीआरआर डिपॉजिट मोर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, इतना कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया वैसे लिख देना, खत्म। अब आता है परस्यूइंग दी पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या है, जहां पर सिक्योरिटी खरीदी और बेची जाती है, जैसे आपने ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मनी मार्केट है, ओपन मार्केट ही है जहाँ खुले में आराम से सिक्योरिटी खरीदी और बेची जाती है। तो क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। सिक्योरिटी बेचना मतलब आरबीआई सिक्योरिटी बेच रहा है, सिक्योरिटी क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेचने का मतलब आरबीआई है सिक्योरिटी बेच रहा है, बेचने का मतलब आरबीआई ने तो सिक्योरिटी दी, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ इस व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति क्या देगा, अपनी मनी देगा, सिक्योरिटी के बदले में क्या देगा, मनी। तो आप देखिए आरबीआई को जब इकोनॉमी में मनी को कम करने की जरूरत है, यानी मनी का फ्लो ना हो, तो अपने पास खींच लेता है मनी को, कैसे, सिक्योरिटी को जारी करके, सिक्योरिटी को